हेलो बडीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की पहली न्यूज़ है इलेक्टोरल बॉन्ड्स से रिलेटेड। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में एसबीआई ने रिवील किया है कि 282 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग हुई है बिहार इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो 2018 में इंट्रोड्यूस हुए थे, अब उनका फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू 6,493 करोड़ से ऊपर हो गया है। इमेजिन करिए कितना बड़ा अमाउंट है। जानते हैं डिटेल में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स फाइनेंस एक्ट 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अंदर अगर पहले पार्टीज को क्या होता था कि कुछ सर्टेन अमाउंट के बाद अगर फंडिंग आती है किसी एक इंडिविजुअल से, तो उसका नाम डिस्क्लोज करना पड़ता था, उसके बारे में डिटेल्स डिस्क्लोज करनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जिसने भी फंडिंग दी है उसका डिटेल्स नहीं बताना होगा, जो कि आरपीए एक्ट 1951 के अंडर था ऐसा क्लॉज। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है? एक तरह के प्रॉमिसरी नोट्स हैं जिसे एक इंडियन सिटीजन या फिर कोई कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में वो खरीद सकती है। और किसके लिए खरीद सकती है और कौन कौन सी पार्टीज इसे रिडीम कर सकती हैं? कोई भी पार्टी जो कि रजिस्टर्ड है 29A आरपी एक्ट 1951 के अंडर और जिसको 1% या उससे ज्यादा वोट मिला है लास्ट इलेक्शन में, जो कि जनरल इलेक्शन भी हो सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का या फिर सेंटर का। और इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ऑथराइज्ड बैंक। अभी के लिए एसबीआई है सिर्फ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो होंगे वो 1000 या 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के मल्टीपल्स में होंगे। और इसमें एसबीआई तो रखेगी इंफॉर्मेशन जिसने भी फंड किया है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन फंडिंग जो होगी ये पार्टीज को नहीं पता चलेगा। तो एक तरह से फंडर का एनोनिमिटी मेंटेन किया गया है ताकि पार्टी इंक्लाइंड ना हो इलेक्शन के बाद जिसने भी उन्हें फंड किया उनकी तरफ। और आप देख सकते हैं कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि 99.8% जो डोनेशंस हुई थी 2019 के इलेक्शन में, एक इंफॉर्मेशन ने रिवील किया था कि वो हायर डिनोमिनेशन में हुई थी। और एक और भी चीज़ हुई थी 2017 के फाइनेंस एक्ट में कि जो कंपनीज हैं उनका जो पहले कैपिंग हुआ करता था कि 7.5%, जो प्रीवियस में इनके प्रॉफिट का 7.5% ही वो लोग डोनेट कर सकती थी पार्टीज को, लेकिन इस कैप को हटा दीजिए। अब आप इसे रिलेट करिएगा कि कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में वो ले सकती है इलेक्टोरल बॉन्ड को। तो अब कोई भी कंपनी बहुत सारा अमाउंट डोनेट कर सकती है, उसमें वो कैपिंग नहीं रहेगा। जानते हैं इलेक्टोरल फंडिंग के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या हुआ है कि लोग स्केर्ड हैं या एप्रीहेंसिव हैं कि ये क्या करेगा, कि क्योंकि एनोनिमिटी है फंडिंग, जो भी फंड कर रहा है तो वो कितना भी अमाउंट दे सकता है। इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लैक मनी भी अंदर आ सकती है। दूसरा, इससे क्या होगा कि इलेक्शंस में पैसे बहुत ज़्यादा यूज होने लग जाएंगे, और अगर मनी ज़्यादा यूज होने लग जाएगी तो क्या होगा कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को भी एक तरह से ये प्रमोट करेगा, क्योंकि पार्टीज उसी कैंडिडेट को चूज करेंगी, टिकट देंगी जिसके पास पैसा है, जिसका विनेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा है। तो जनरली क्रिमिनल्स जो होते हैं वो उनके पास पैसा ज़्यादा होता है पार्टी इलेक्शंस में एंटर करने के लिए। आप देखिए कि जो अभी का इलेक्शन हुआ है जनरल इलेक्शन, उसमें जो कैंडिडेट्स आए हैं उसमें 46% जो है उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और आप इमेजिन करिए कि 29% जो है जिन्होंने डिक्लेयर किया उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। तीसरा इम्पैक्ट क्या होगा कि इस तरह की इलेक्टोरल फंडिंग से क्या होगा, कॉर्पोरेट और नेक्सस जनरेट होगा कॉर्पोरेट्स में और पार्टीज में। तो क्या होगा कि जो पार्टीज हैं वो उसके बाद जाकर लॉबिंग, ये कॉर्पोरेट्स जो है लॉबिंग करेंगे, तो वो अपने हिसाब से पॉलिसी, स्कीम्स, लॉज को ट्वीक कर देंगे, गवर्नमेंट को फोर्स करेंगे कि आप उनके अकॉर्डिंग लॉज लेकर आओ। और नेक्स्ट क्या होगा कि क्योंकि पार्टीज को फंडिंग कहीं और से आ रही है तो वो पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को सर्व नहीं करेगी। उनकी अकाउंट, वो वोट तो इनसे लेगी जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं जो पुअर हैं, लेकिन वो काम किसके लिए करेगी, कॉर्पोरेट्स के लिए करेगी। तो एक तरह से नेता बाबू लाला कल्चर जनरेट होगा और पॉलिटिशियंस की अकाउंटेबिलिटी भी रिड्यूस होगी। अभी देखते हैं कि अभी तक क्या हुआ है।
इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए, तो देखते हैं कि एक बहुत सिग्निफिकेंट वो था, जजमेंट था लिली थॉमस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि जजमेंट देते हुए कहा था कि इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए उन मेंबर्स का जो 2 साल से ज़्यादा का जिनको कन्विक्शन है, ऐसा कन्विक्शन है जिसमें उन्हें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी, तो उनका इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ना कि उन्हें एक अपील देनी चाहिए, फिर अपील में क्या जजमेंट आता है उसका वेट करना चाहिए। इसी तरह से इसी केस में ही लालू यादव भी डिस्क्वालीफाई हुए थे। अब देखते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है इलेक्टोरल फंडिंग को के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। एक जो है इंद्रजीत कमेटी ने बताया था कि हम स्टेट फंडिंग की बात कर सकते हैं, स्टेट फंडिंग कर सकते हैं, इन्होंने रेकमेंड किया था। अभी इंडिया में पार्शियल स्टेट फंडिंग है। कैसे? जैसे कि जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडाइज करती है, बहुत सारा फ्री एयर टाइम देती है रेडियो में, टेलीविजन्स में जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है उनको। दूसरा कि हम पार्टी के एक्सपेंडिचर को कैप करना चाहिए हमें, रादर देन कैंडिडेट्स के एक्सपेंडिचर को। मतलब अभी के लिए क्या है कि एक कैंडिडेट कितना एक्सपेंडिचर कर सकता है उस पर लिमिट है, लेकिन पार्टी कितना एक्सपेंडिचर कर सकती है उस पर लिमिट नहीं है। तो क्या होता है कि जनरली पार्टीज जो है स्टार कैंपेनर वगैरह होते हैं उन पर खर्च ज़्यादा करती हैं, तो वो कैंडिडेट के खर्चे में नहीं आएगा। तो ऐसे तो पार्टीज बहुत ज़्यादा खर्च कर रही, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इलेक्शंस में। तीसरा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने जजमेंट में कि फास्ट ट्रैक करना चाहिए कोई भी केस है अगर पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट। नेक्स्ट अभी एक PIL आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि उनके जजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। उस जजमेंट में क्या था कि अगर पार्टी किसी कैंडिडेट को चूज करती हैं, टिकट देती हैं, तो उन्हें बताना होगा, उन्हें इन्फॉर्म करना होगा कि क्यों उन्होंने उस कैंडिडेट को चूज किया, और दूसरा कि क्यों वो उनके ऊपर क्या क्या क्रिमिनल चार्जेस हैं, उस चीज़ को इन्हें डिस्क्लोज करना होगा सोशल मीडिया में और सोशल मीडिया में और वेबसाइट्स पे कि क्या क्या क्रिमिनल चार्जेस हैं उस कैंडिडेट के अगेंस्ट। लेकिन क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे फुल्ली स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं किया, और क्या किया कि वो ऐसे न्यूज़पेपर में, ऐसे लोकल न्यूज़पेपर्स में देने लग गए जहाँ पर कोई जाता ही नहीं था, कोई पढ़ता ही नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उनके इस जजमेंट को, उनके इस डायरेक्टिव को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, जो अभी रिसेंट में एक PIL हुआ था उसमें। और नेक्स्ट जो है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो RTI के अंडर लाना चाहिए, क्योंकि सिटीजन को राइट है इंफॉर्मेशन का कि वो इन्फॉर्म चॉइसेस ले सके, वो जाने कि उनको जो जिस कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं वो कैसा है, उस पर कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं, उसमें उसका कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, वो कैसे बैकग्राउंड से आता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कर्नाटका के डीम्ड फॉरेस्ट को डीक्लासिफाई करने का। कर्नाटका गवर्नमेंट ने 67% ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट ऑफ स्टेट को डीक्लासिफाई करने का डिसीजन लिया है। उनका कहना है कि ये बहुत अनसाइंटिफिक था, इसलिए वो डीक्लासिफाई करने वाले हैं। तो जानते हैं सिमिलर डिसीजन उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर लिया था। तो जानते हैं डीम्ड फॉरेस्ट के बारे में। डीम्ड फॉरेस्ट का कोई डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। ये नियरली 1% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट लैंड है, और इनका डेफिनेशन TN गोदावर्मन केस में बहुत ज़्यादा वाइडन कर दिया गया था। इसका कोई डेफिनेशन एक्चुअली नहीं दिया गया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में। तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने गोदावर्मन केस में क्या हुआ कि फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा वाइडर डेफिनेशन दे दिया था। उनका कहना था कि कोई भी स्टैट्यूटरली रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट या जो कि रिजर्व्ड है या प्रोटेक्टेड है या अदर जो लैंड है जो कि सेक्शन 2(1) ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर प्रोटेक्टेड है, वो सारी डेफिनेशन फॉरेस्ट में आएंगी। और इसी जजमेंट के बाद एक्चुअली क्या हुआ था कि स्टेट्स को प्रेरोगेटिव दिया गया था कि वो डिफाइन कर सकते हैं फॉरेस्ट का डेफिनेशन, किस लैंड को वो फॉरेस्ट कहेंगे, वो डेफिनेशन वही स्टेट्स दे सकती हैं। तो जानते हैं कि सेक्शन 2 में ऐसा क्या है जो सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया था अपने जजमेंट में। तो सेक्शन 2 में एक्चुअली क्या है कि ये एक्चुअली फॉरेस्ट लैंड को कंजर्व करती है। इसके अंडर ये है कि अगर आप किसी भी तरह का डी रिजर्वेशन कर रहे हैं फॉरेस्ट लैंड को या फिर उसका नॉन फॉरेस्ट यूज कर रहे हैं, तो इस तरह का डिसीजन एक्चुअली उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की
परमिशन के बाद ही करना होगा। देखते हैं कि इस तरह के डीक्लासिफिकेशन से इम्पैक्ट क्या होता है, पर जानते हैं इससे पहले कि क्यों स्टेट गवर्नमेंट्स डीक्लासिफाई करना चाहती हैं फॉरेस्ट को। एक्चुअली क्या होता है कि ये एक डेवलपमेंटल, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट के बीच में एक टसल तरह का होता है। तो क्या होता है कि कोई एक कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है और बैलेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप फॉरेस्ट लैंड को कंजर्व करते हैं तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और अदर एनवायरमेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जैसे माइनिंग वगैरह इम्पैक्ट होती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट होती है। नियामगिरी का केस आप देख ही सकते हैं ओडिशा में। और या तो फिर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट होता है, सस्टेनेबिलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ की इम्पैक्ट होती है। जानते हैं कि क्या होगा इस तरह के डीक्लासिफिकेशन से, क्या हो सकता है इस तरह के डीक्लासिफिकेशन से। क्या होता है कि पहला ये है कि इंडिया का खुद का इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। इंडिया ने अभी लास्ट ईयर डिसाइड किया था कि इंडिया रिस्टोर करेगा 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड को 2030 तक। अभी लास्ट जो वो हुआ था, कन्वेंशन हुआ था डेजर्टिफिकेशन वाला, वो इंडिया में हुआ था। उसमें इंडिया ने 5 मिलियन हेक्टेयर से अपना टारगेट इंक्रीज कर दिया था। तो अब इंडिया 26 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030 लैंड को रिस्टोर करेगा। दूसरा, इंडिया का खुद का INDC है जो इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में डिसाइड किया था और दिया था कि वो कार्बन सिंक क्रिएट करेगा 2.5 to 3 बिलियन टन्स का 2030 तक। तीसरा ये कि इंडिया का खुद का नेशनल टारगेट है 33% एरिया को फॉरेस्ट कवर के अंडर लाना। फिर और क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि अर्बन फ्लड्स बहुत ज़्यादा कॉमन फिनोमिनन हो गया है आजकल, तो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से भी ये होता है। सॉइल इरोजन होगा, सॉइल का फर्टिलिटी लूज होगा। फिर और क्या क्या हो सकता है, क्लाइमेट चेंज जो आप अभी देख पा रहे हैं वो भी होता है फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन की वजह से। और आप देख ही रहे हैं कि इरेटिक वेदर पैटर्न जो हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहे हैं। और अर्बन एयर पोल्यूशन जो PM 2.5 है और PM 10 है, फॉरेस्ट क्या करते हैं, उस चीज़ को अब्जॉर्ब करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को सेटल करने में हेल्प करते हैं एक्चुअली। तो अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो डस्ट पार्टिकल्स हवा में सस्पेंडेड रहेंगे और इससे क्या होगा कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। और एस्थेटिक वैल्यू तो खैर है ही फॉरेस्ट की। नेक्स्ट न्यूज़ एक छोटा सा न्यूज़ है। मोदी जी ने अनाउंस किया है कि इंडिया भूटानीज सैटेलाइट को सेंड करेगा। इसमें इसरो हेल्प करेगा भूटानीज स्पेस इंजीनियर्स को। देखते हैं कि इसे किस तरह से आप आंसर, इस छोटी सी न्यूज़ को आप किस तरह से आंसर में यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली इंडिया का कॉन्ग्रुएंस में है इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के। और दूसरा, ये जो है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ प्रोवाइड करेगा इंडियन डिप्लोमेसी को। इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकर्स जो होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है फिर इस तरह से डील करना। तीसरा क्या है कि इंडिया काउंटर कर पाएगा चाइनीज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को जो इंडिया के नेबरहुड में हो रहा है। चौथा क्या है कि आप देख ही रहे हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर में भूटान एक ऐसा देश है जो हमेशा ही इंडिया के साथ रहा है। भूटान ही एक अकेली कंट्री है जिसने BRI साइन नहीं किया है। BRI में चाइना के अगेंस्ट है। तो आप देखिए कि जब सारे नेबर्स इंडिया के इन्फ्लुएंस से बाहर जा रहे हैं तो सिर्फ एकमात्र भूटान एक कंट्री है जो इंडिया के इन्फ्लुएंस में रहती है या फिर जो इंडिया के कॉन्ग्रुएंस में काम करती है। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स, इस तरह के जेस्चर्स क्या हैं कि इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को एक तरह से स्ट्रेंथन करेंगे और अदर नेबर्स को भी इंडिया का सॉफ्ट पावर दिखेगा। इंडिया का ग्लोबल जेस्चर भी इम्प्रूव होगा। इंडिया एस्पायर कर रहा है ग्लोबल पावर बनने का। तो इस तरह के मूव्स इंडिया के एक्चुअली इंडिया का इंटरनेशनल एरेना में एक अच्छा स्ट्रेंथन्ड पोजीशन करेगा। That's it from my side. Thank you for watching my channel. If you liked my video, please subscribe and share. And if you think there's any improvement required, please comment on the section below.